इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ब्लॉकचेन और उसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स को, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना ब्लॉकचेन की एप्स बनाने से पहले। ये कॉन्सेप्ट्स में जैसे कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है और वो जो ब्लॉकचेन है वो जिन ब्लॉक से बनी हुई है वो क्या है, ब्लॉकचेन के प्रोज और कॉन्स क्या हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या ब्लॉकचेन एक क्या चीज़ है। ब्लॉकचेन एक स्पेशल किस्म की डेटाबेस है जिसमें डेटा हम स्टोर करते हैं। एक नॉर्मल डेटाबेस में और ब्लॉकचेन में फ़र्क ये है कि एक नॉर्मल डेटाबेस एक ही जगह पे पड़ी होगी, एक ही सेंट्रलाइज सर्वर पे पड़ी होगी, किसी भी एक जगह पे पड़ी होगी। वो किसी गवर्नमेंट के पास होगी या किसी सॉफ्ट सर्वर पे पड़ी होगी, किसी भी चीज़ में एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी उसमें। ऑन दी अदर साइड ब्लॉकचेन की जो डेटाबेस है, जो ब्लॉकचेन एक जिसको हम एक डेटाबेस बोल रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने अगर कभी यू टोरेंट यूज़ किया है तो आपने वीडियोस अगर कभी डाउनलोड किए हैं तो उस वीडियो को आपने देखा होगा कि उसमें जो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेज हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर से आ रहे होते हैं। जैसे कि उस वीडियो की कॉपी सब लोगों के पास है या उस टोरेंट की कॉपी सब लोगों के पास है, और वो सब लोग बिट्स एंड पीसेस की फॉर्म में हमारे पास वो डाटा सेंड कर रहे हैं। मुमकिन है कि अगर हम कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका कुछ क्लिप यूक्रेन में पड़े हुए किसी बंदे की कंप्यूटर से आ रहा हो और कुछ क्लिप अमेरिका से आ रहा हो। तो ब्लॉकचेन इसी तरह एक ऐसी डेटाबेस है जिसकी कॉपीज एट दैट टाइम उस पूरे नेटवर्क के पास होती हैं। मतलब कि उस पूरे नेटवर्क के ऊपर सेम कॉपी है। वो ब्लॉकचेन की वो जो डेटाबेस है वो हम आगे देखते हैं कि वो कैसे ब्लॉक्स की फॉर्म में बनी होती है। लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो आपके पास पूरे नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है डेटाबेस, उसकी एक ही कॉपी होती है और वही सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जब उसमें कोई भी चेंज होता है तब वही अपडेट होती है। नेक्स्ट चीज़ हम ये समझेंगे, आप जैसे कि आप पिक्चर के ऊपर भी देख पा रहे हैं, वो ये कि ब्लॉकचेन नेटवर्क ये है और यहाँ से डिफरेंट नोड्स हैं। ये दुनिया में पड़े हुए डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स की जगह आप इसको कंसिडर कर लेंगे, नोड कह लें हम। दो ब्लॉक्स इसमें पड़े हैं और अब तीसरा ब्लॉक इसमें ऐड हो रहा है। वो जो तीसरा ब्लॉक ऐड होगा वो एक माइनर ऐड करता है। अब मैं आपको लेटर डाउन द रोड समझाऊंगा कि माइनर क्या चीज़ होती है और किस तरीके से ये डेटाबेसेस को मेंटेन करने का एक सिस्टम है जो कि एक तरह से ऑटोमेटेड भी है लेकिन एट द सेम वेरी टाइम डिपेंडेंट भी है मशीन्स के ऊपर और ह्यूमंस के ऊपर, ताकि वो चलता रहे विदाउट एनी बग और एनी डेटा लॉस। और सबसे बड़ी बात कि उसके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी की उसके ऊपर मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी उसे कंट्रोल ना कर सकती हो। अब देख रहे हैं आप कि कैसे एक ब्लॉक के अंदर हम डाटा रख स्टोर करते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डाटा होता है एक ब्लॉक के अंदर। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो ब्लॉक्स की एक चेन बनती है जो लिंक्स हैं। आप देख रहे हैं ये जो एरोज हैं दो, और ये दूसरा एरो है जो अभी ये जो ग्रीन वाला ब्लॉक है ये अभी ऐड होगा इसमें। तो ये लिंक्स क्रिएट होते हैं, ये क्रिप्टोग्राफिक लिंक्स होते हैं। ये मैं आपको लेटर एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरीके से एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक का रेफरेंस अपने पास रखता है। तो इससे मतलब मुराद ये है कि जब से ब्लॉकचेन कोई भी इथेरियम या बिटकॉइन बनी है, जब से वो सॉफ्टवेयर नेटवर्क के ऊपर एक्टिवेट हुआ है, तब से लेके अब तक जितना भी डाटा है वो कुछ ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर हुआ है। राइट। अब हम देखेंगे कि ब्लॉक क्या चीज़ होती है। एक ब्लॉक के दो पार्ट्स हैं, मेटा डेटा और ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस वो चीज़ें हैं जिन जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर, जब तक वो ब्लॉक क्रिएट हुआ है या वो डाटा फिल हो चुका है, जितनी लिमिट है उस ब्लॉक को क्रिएट करने की, वो जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस में स्टोर होती हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हों। अगर किसी भी किस्म की कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर ब्लॉकचेन की दुनिया में अगर हम कोई डाटा क्रिएट करते हैं वो भी एक ट्रांजैक्शन होती है। अगर हम इथेरियम को एक जगह से दूसरे वॉलेट पे भेज रहे हैं वो भी एक ट्रांजैक्शन है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल हो। नंबर टू, मेटा डाटा आता है। ये भी एक मतलब ट्रांजैक्शंस एक मेजर पार्ट है ब्लॉकचेन का जिसमें सारा डाटा आता है। और मेटा डाटा वो डेटा है जैसे कि टाइम स्टैम्प्स, कब ब्लॉक क्रिएट हुआ, किस टाइम पे हुआ। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर स्टोर होता है उस ब्लॉक का एड्रेस जो इससे पिछला था और उस ब्लॉक का एड्रेस जो इसके बाद आएगा।
अब हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन को हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ क्यों करें जब हमारे पास MySQL, ओरेकल जैसी डेटाबेसेस या MongoDB जैसी डेटाबेसेस ऑलरेडी बनी हुई हैं। ब्लॉकचेन के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। ये जो डेटाबेस है ये अपने अंदर कुछ ऐसे फीचर्स रखती है जिसकी वजह से ये वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है आज जो कि ये बाकी की कन्वेंशनल डेटाबेसेस नहीं प्रोवाइड कर सकती। ये 3 फीचर्स हैं बेसिक। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, नंबर 1। डिसेंट्रलाइज से मुराद ये कि ब्लॉकचेन, ये जो डीबी है, इसका डाटा पूरे नेटवर्क के ऊपर या डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर सेव्ड है, एक सिंगल सर्वर के ऊपर सेव नहीं है। जैसे MySQL, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे MySQL की या डिफरेंट डेटाबेसेस जो आज तक हम यूज़ करते आए हैं या देखते आए हैं या सुनते आए हैं, वो डेटाबेसेस किसी एक कंप्यूटर पे स्टोर होती हैं। जैसे कोई कंपनी है तो उसका एक सर्वर होगा, उसके ऊपर वो सारा का सारा उसकी डीबी स्टोर होगी। अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो उसका डाटा, बेशक वो अगर उन्होंने थर्ड पार्टी कोई हायर की हुई है, कोई भी, लेट्स सपोज GoDaddy.com है, तो उनके सर्वर्स पे पड़ा होगा, लेकिन वो किसी भी जगह एक सर्वर पे पड़ा होगा। ब्लॉकचेन की जो डीबी है ये ऐसी डीबी है जिसका डाटा एक कंप्यूटर पे या एक सर्वर पे नहीं पड़ा। वो डाटा एक नेटवर्क पे डिवाइडेड है जिसको हम बोलते हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन। इथेरियम का सॉफ्टवेयर जिस अगर रन हो रहा है जिस भी कंप्यूटर पे, वो एक नोड बन जाता है और वो उस नेटवर्क का पार्ट बन जाता है। अब ये आपको समझ आ गया कि नेटवर्क क्या चीज़ है और ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो एक स्पेसिफिक कंप्यूटर पे नहीं पड़ी, वो एक नेटवर्क में पड़ी हुई है। अब मार्केट में प्राइवेट नेटवर्क डेटाबेसेस हैं जो कंपनी यूज़ कर रही हैं, लेकिन वो पब्लिक नहीं होती। वो बेशक एक कंप्यूटर के ऊपर एक अगर कोई प्राइवेट डेटाबेस है, जैसे किसी कंपनी ने इंट्रोड्यूस की है अपने सिस्टम के लिए, लेकिन वो अपने डाटा को एक्सपोज नहीं करना चाहते दुनिया में, तो वो एक प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाएंगे अपने लिए जो कि बनी हुई है। वो एक सर्टेन कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क होगा जो कि डिवाइडेड होगा, कॉन्सेप्ट वहीं रहेगा, लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए पब्लिक नहीं होगा। तो आपको प्राइवेट और पब्लिक का ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं पे समझ आ जाना चाहिए कि पब्लिक क्या चीज़ है और प्राइवेट क्या चीज़ है। नंबर सेकंड पॉइंट इज़ के इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी से मुराद ये कि ब्लॉकचेन के ऊपर अगर एक दफ़ा हमने डाटा डाल दिया, वो डाटा डिलीट नहीं हो सकता। जब भी डाटा ऐड होगा वो नए ब्लॉक में एज अ नई ट्रांजैक्शन ऐड होगा, पीछे वाली जितनी भी डाटा या जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। आई रिपीट, इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये कि आप डाटा को एक डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं, वहाँ से कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ब्लॉक्स की फॉर्म में है और जो कुछ होना है अब वो नए ब्लॉक में होना है। पिछले सारे ब्लॉक्स, उनकी सारी प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट थे, वो एक चेन में बने हुए हैं। जैसे कि मतलब अगर सालों पुरानी कोई ब्लॉकचेन काम कर रही है तो उसका सारा डाटा सेव्ड है उनके पास। उसको नाम चेंज कर सकते हैं, हाँ रीड कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब थर्ड पॉइंट ये है कि कैसे हम इसको सिक्योर बनाएं। अगर हम इस पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, जैसे आप इथेरियम किसी को सेंड करते हैं, अगर बाइनेंस का टोकन है, आप BUSDs किसी को सेंड करते हैं, आप डाई किसी को सेंड करते हैं, ये सब क्रिप्टो करेंसीज हैं। ये मैं आपको लेटर डाउन द रोड एक्सप्लेन करूंगा कि क्रिप्टो करेंसीज और टोकन्स क्या होते हैं। तो ये जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आप इतनी सारी कर रहे हैं, तो कैसे ये सिस्टम सिक्योर है? ये सिस्टम ऐसे सिक्योर है कि इस सिस्टम में जब भी डाटा ऐड होता है वो कोई एक कंप्यूटर नहीं करता, या एक टेक्निकली एक कंप्यूटर करता है, लेकिन वो कोई माइनर दुनिया में बैठा हुआ कर रहा होता है। जो उस नेटवर्क के ऊपर लोग मौजूद हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उन कंप्यूटर्स को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी जाती है, वो उसको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद जो सबसे पहले सॉल्व कर देता है तो वो उस डाटा को एक ब्लॉक की फॉर्म में डाल के माइन करके ब्लॉकचेन में ऐड कर देता है। अब इसलिए ये सिक्योर है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन से कंप्यूटर ने जल्दी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसके पास वो वाला डाटा आना है। तो ये सिस्टम एक लिहाज से बहुत ज़्यादा सिक्योर और रोबस्ट सिस्टम है। मतलब आने वाले डेकेड्स या मतलब सेंचुरीज़ के लिए शायद ये सेफ रहे, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। सो फार आप देख रहे हैं एक मतलब $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन गई है ब्लॉकचेन के ऊपर, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं और जो भी इसके ऊपर फाइनेंस का काम हो रहा है। तो ये सिक्योर है।
वो आपको मैं समझाना चाह रहा था कि कैसे ब्लॉकचेन सिक्योर है, कि यहाँ पे एक प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम है जो कि वही कॉन्सेप्ट है कि इथेरियम के माइनर्स बैठे हुए हैं, और प्रूफ ऑफ वर्क से मुराद ये कि उन माइनर्स में से जो जिसका कंप्यूटर सबसे पहले या जिसकी मशीन सबसे पहले उस कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वो नया जो डाटा का चंक है जो उसने ब्लॉक में फिक्स करना है, वो उसको सॉल्व करके ब्लॉकचेन में डाल देती है। तो ये सिक्योर है। तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोज क्या हैं ब्लॉकचेन के। ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है, डिसेंट्रलाइज्ड है और सिक्योर है। इसके कुछ कॉन्स भी हैं। वो कॉन्स क्या हैं कि ये ट्रेडिशनल डेटाबेसेस जो ओरेकल मायस्क्यूएल है, ये उससे स्लो है। ये काफ़ी स्लो परफॉर्म करती है। मतलब काफ़ी से मुराद ये कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किसी को पैसे भेजनी है तो राउंड अबाउट अगर आप उसकी नॉर्मल प्राइस पे करते हैं माइनर को, तो 15 सेकंड्स लग जाते हैं। हालांकि दूसरी साइड के ऊपर अगर आपने कोई भी काम करना है एक नॉर्मल डेटाबेस में, तो वो विद इन मिली सेकेंड्स होगा। तो ये स्लो है, ये नेटवर्क स्लो है, ये इसका एक कॉन है। सेकेंड, ये लेस स्केलेबल है। लेस स्केलेबल से मुराद ये कि एक दफ़ा अगर कोई भी डाटा ऐड होना है तो वो डाटा बेसिकली पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर सिंक्रोनाइज होता है। अगर मैंने किसी को इथेरियम भेजे हैं या मैंने किसी को कोई ट्रांजैक्शन किया ब्लॉकचेन के ऊपर, लेट्स सपोज पैसों की है, तो वो पैसों की ट्रांजैक्शन दुनिया में पड़ी हुई जितनी भी इथेरियम की कॉपीज़ हैं या वो नोड्स के ऊपर डाटा जो सारा अभी तक ब्लॉक्स हैं, उन सब में अपडेट होना है। तो ये एक लेस स्केलेबल सोल्यूशन है। इसी वजह से इथेरियम अगर आप 2.0 जो कि अभी आनी है उसका वेट है, क्योंकि इथेरियम जो है वो सिस्टम अपनी बेसिकली के अपनी इतनी डिमांड की वजह से क्रैश कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कि वो सिस्टम स्लो होता जा रहा है दिन ब दिन। उन्होंने कुछ चेंजेस सोचे हैं कि वो इथेरियम 2 में लेके आएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। तो थर्ड पॉइंट है इसके एक्सपेंसिव है। ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शंस अगर आप कोई भी लेट्स सपोज आप नॉर्मल डीबी के ऊपर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन या कुछ भी प्रोसीजर आप कॉल करते हो, कोई क्यूरी डालते हो, तो वो एक उस पर कंप्यूटेशनल पावर ही यूज़ होती है। इधर आपको पे करना पड़ेगा हर एक डाटा के साथ कुछ भी ट्रांजैक्शन, मतलब डाटा को ऐड करने में, डिलीट करने में, रीड करना है, जो भी करना है उसके लिए आपको एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक सो कि रीड करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है, लेकिन एट सम टाइम्स आपको देनी पड़ती है। तो हर ट्रांजैक्शन को, हर जो आपने प्रोसीजर कॉल करना है उस डेटाबेस के ऊपर, उसको आपको इन पे करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टोकन। लाइक इथेरियम पे है तो आपको ईथर्स पे करने पड़ेंगे। तो ये एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। चौथा पॉइंट ये है कि ये प्राइवेट नहीं है, ये पब्लिक। एक ब्लॉकचेन एक ऐसी डेटाबेस जो कि पब्लिक है। इसका सारा का सारा कोड, जो भी आप इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ भी कोड लिखते हो, कोई भी काम करते हो, वो पब्लिकली अवेलेबल है। वो पूरी दुनिया में कोई भी बंदा जाके चेक कर सकता है उस वो जो ट्रांजैक्शन एक आईडी मिलती है उसके अगेंस्ट के इसके ऊपर किस वॉलेट एड्रेस से किस वॉलेट एड्रेस में ट्रांजैक्शन हुई थी, कितने इथेरियम की या कितने भी करेंसी की हुई थी। तो ये प्राइवेट नहीं है, ये इसका एक फ्लॉ है। आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम, जो कि जिस बेस के ऊपर इथेरियम और बिटकॉइन काम कर रहे हैं। वो प्रूफ ऑफ एल्गोरिदम ये है कि माइनर्स जो हैं, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि कैसे माइनर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं, और जो सबसे पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है वो उस ब्लॉक को, ब्लॉकचेन की जो पीछे से ब्लॉकचेन चलती आ रही है उसमें एक नया ब्लॉक ऐड करता है। तो ये प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम की बेस के ऊपर चलता है। क्योंकि ये कोर्स ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट के हवाले से है, तो मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कवर करना चाह रहा हूँ। अगर आप प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम को इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि ये जो लिंक दिया हुआ है मैंने, और जो मैं वीडियो ये पेपर मैं अपनी गिटहब रिपो पे डाल भी दूंगा, आप वहाँ से ये ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।